कनाडा, जो कि जियोग्राफिकली अमेरिका से कोई ज्यादा अलग नहीं। कनाडा जो कि आए दिन इंडिया से कई विवादों में घिरा रहता है। Agents of the government of India and the killing of a Canadian citizen, Hardeep Singh Nijjar. कनाडा जो कि 8-10 साल पहले एक सस्टेनेबल इकोनॉमी थी, जिसकी जीडीपी कांस्टेंट तरीके से ग्रोथ कर रही थी। आप सोच भी नहीं सकते कि इन 8-10 सालों में कनाडा की कंडीशन किस हद तक गिर गई, इतना कि वहां के पीएम जस्टिन ट्रूडो को अपने पद से रिजाइन करना पड़ा। This country deserves a real choice in the next election, that if I'm having to fight internal battles, I cannot be the best option. इसका अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि सिर्फ 2 साल पहले टोरंटो में एक अपार्टमेंट का किराया औसतन 2 से 3 लाख के बीच था। आज वो 4 लाख के ऊपर है। हर साल 25% का ग्रोथ। अगर आप यहाँ एक बेडरूम वाले अपार्टमेंट को खरीदना चाहते हैं ना, तो कनाडा में जो मिनिमम सैलरी मिलती ना, उससे आपको डबल कमाने की जरूरत है। और ये सिर्फ घर की बात नहीं है, बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में जीने के लिए जो सामान जरूरी होते हैं, उनके भाव भी हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं। तो चलिए समझते हैं कनाडा में आए इन सारे मुसीबत के कारणों को, और साथ ही जानते हैं कि कनाडा इन सब से निकलने के लिए क्या फ्यूचर प्लान तैयार करके रखा है। प्लीज इस इंपॉर्टेंट वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपकी खुद की इकोनॉमी को भी समझने के बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और अगर आप बिजी हैं तो प्लीज वीडियो को सेव कर लीजिए, और जब आप फ्री हो तब ये वीडियो देखिए। और हाँ, वीडियो में अगर आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइए। इससे हमें ये फील होता है कि आप हमारे साथ खड़े हैं। साल 2015 जब जस्टिन ट्रूडो 338 में से 184 सीट जीत करके सत्ता में आए, कनाडा के करोड़ों जनता की बहुत सारी उम्मीदों के साथ कनाडा के राष्ट्रपति बने। कार्यालय में आने से पहले दिन से ही ना वो बहुत एक्टिव रहे, लोगों से मेल जोल वाला व्यवहार रखते थे, यात्रियों से मिलने के लिए, उनसे सेल्फी लेने के लिए मॉनिट्रियल मेट्रो स्टेशन भी जाते हैं। कनाडा के इतिहास में ना आज तक किसी भी कैनेडियन राष्ट्रपति का इतनी उम्मीद के साथ, इतने उत्साह के साथ, इतने जोर शोर के साथ स्वागत नहीं हुआ था। ये सब कुछ नायक मूवी के सीन जैसा लग रहा था। लेकिन फिर क्या बिगड़ गया? जस्टिन ट्रूडो ने वो क्या गलती कर दी जिससे उन्होंने अपने पद से रिजाइन किया, और साथ ही ये भी कहा कि वो खुद इस पद के अच्छे दावेदार नहीं हैं। तो चलिए पहले ना हम थोड़ी सी कनाडा की हिस्ट्री जान लेते हैं, ताकि आज के कंडीशन को हम अच्छे से समझ पाएं। देखिए, कनाडा ना अब प्रवासियों का देश है, मतलब ऐसे लोग जो बाहर से आकर के कनाडा में बसे थे। लेकिन ऐसा क्यों? देखिए, 1800 दशक के मध्य में ना कनाडा की लगभग पूरी आबादी पूर्वी तट पर सेंट लॉरेंस नदी के किनारे या ग्रेट लेक्स के किनारे में ही बसे हुए थे। इसके पश्चिम और उत्तर में एक बहुत बड़ा जगह था जहां बहुत कम आबादी रहती थी, और इसी जगह को कैनेडियन सरकार आबाद करना चाहती थी। ऐसा कह सकते हैं कि कनाडा में जगह बहुत था, लेकिन जनसंख्या बहुत कम थी, और इसीलिए कैनेडियन सरकार अपने देश के निर्माण के लिए, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बाहर से अच्छे पढ़े लिखे और मेहनती लोगों को, मेहनती कारीगरों को, किसानों को अपने देश बुलाना चाहती थी, क्योंकि जनसंख्या एकदम से तो बढ़ाई नहीं जा सकती थी। और इसके लिए ना उन्होंने टैक्स में छूट दे दी, आने वाले लोगों को सस्ते में जमीन दिया, और कई तरीके से उन्हें आकर्षित किया, उन्हें कनाडा आने के लिए मनाया, क्योंकि वो चाहते थे कि लोग यहाँ आएं, यहाँ काम करें और पश्चिम कनाडा में अपना घर बनाएं, ताकि कनाडा के नेचुरल रिसोर्सेज का पूरा यूज किया जा सके और कनाडा की इकोनॉमी ग्रो कर पाए। और इसके बाद ना बहुत सारे लोग कनाडा आने लगे। कनाडा की सरकार ने उनको जांच करने के लिए एक पैरामीटर रखा था। मैंने पहले ही बताया था ना कि वो खास करके विशेष रूप से प्रतिभाशाली किसानों को, कारीगरों को, इंजीनियर्स को कनाडा बुलाना चाहते थे, क्योंकि ऐसे लोगों में ना बहुत हुनर होता है। वो निर्जन क्षेत्र में भी बस करके उस क्षेत्र को डेवलप करने की ताकत रखते हैं। इसीलिए वो कनाडा के पश्चिम इलाके को विकसित करने में मदद कर सकते थे, और हुआ भी ऐसा ही। ये अप्रवासी जब वहाँ पर आए, उन्होंने गांव बनाए, गांव को शहर में बदल दिया, जिस कारण कनाडा में बहुत सारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आया, और कनाडा का बैंकिंग और उद्योग क्षेत्र बहुत तेजी से बढ़ा। 1920 के आते आते ना कनाडा का दक्षिण सीमा भारी आबादी वाला क्षेत्र बन गया था। इतने विकास का मेन कारण माना जाता था कनाडा की सरकार का कनाडा आने वाले लोगों को चुनने का तरीका। वे अप्रवासियों को उनकी आयु के हिसाब से, उनके उम्र के हिसाब से, उनके काम के हिसाब से ग्रेड देते थे, नंबर देते। जैसे कि जो किसान कैटेगरी के लोग हैं उनको अलग ग्रेड दिया जाता था, जो कारीगर कैटेगरी के लोग हैं उनको अलग दिया जाता था, और उनके हुनर के हिसाब से कि कितने साल का उनको एक्सपीरियंस है, उसके हिसाब से उनको नंबर दिए जाते थे, और उसी हिसाब से उनको सैलरी दी जाती थी। इस कारण कनाडा की इकोनॉमी बहुत तेजी से ग्रो कर पाई। तो प्रॉब्लम कहाँ से चालू हुई? प्रॉब्लम जितना मुझे समझ में आता है ना, इसके 3 मेन कारण है। पहला है बाहर से आए हुए लोग जिन्होंने कनाडा की इकोनॉमी को बढ़ाया, वही अब इसे पीछे ढकेलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। दूसरा प्रॉब्लम कोरोना के टाइम आया, जो पूरी दुनिया में आया था। तीसरा खुद जस्टिन ट्रूडो। तो चलिए एक एक करके ना हम इन सब कारणों को समझते हैं। देखिए, शुरू में जो अप्रवासी कनाडा आए थे ना, उनको छांट के रखा गया था, मतलब वो सब काम के थे।
लेकिन उनके आने के साथ साथ उनके कुछ रिश्तेदार भी वहां पर आने लगे, उनके बच्चे होने लगे, जिससे वहां की जनसंख्या बढ़ने लगी। हो सकता है कि वो जो रिश्तेदार जो बाहर से आए थे या वो जो नई जनरेशन वहां पर पैदा हुई थी वो उतनी काबिल ना हो। वो जनसंख्या कनाडा के रिसोर्सेज का यूज तो कर रही थी, लेकिन उसके बदले में कनाडा की इकोनॉमी को कुछ दे नहीं पा रही थी। कनाडा में ये जनसंख्या का बढ़ना बुरा नहीं था, वो तो वहां के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहां जनसंख्या की कमी है ही, लेकिन उस जनसंख्या में ऐसे लोगों की जो इकोनॉमी को कुछ दे पाते हैं उनकी कमी थी। ये बहुत बुरा था और शायद इसी कारण वहां के मूल निवासी इस नई जनरेशन से खुश नहीं थे। 2017-18 में कनाडा की जनता में किया गया एक सर्वे बताता है कि लगभग 60% कनाडाई, मतलब आधा से ज्यादा कनाडाई ये मानते थे कि अप्रवासन उनके देश के लिए अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि वहां पर जमीन बहुत ज्यादा है और काम करने वाले कम। लेकिन पिछले कुछ वर्षों के दौरान बाहर से आए हुए इन लोगों पर जनता की राय एकदम से बदल गई। डेटा के हिसाब से 1971 में एक बूढ़े नागरिक के पीछे काम करने वालों की संख्या 7 थी। 2012 में ये घटकर 4 रह गई। मतलब जनसंख्या तो बढ़ी, लेकिन उसके अनुपात में काम करने वाले आधे हो गए। इसे ना आप ऐसे समझिए कि मान लेते हैं कि आज एक परिवार में 10 लोग हैं और 2 लोग कमाने वाले हैं। 30 साल बाद परिवारों की संख्या तो बढ़ गई, परिवार की संख्या 20 हो गई, लेकिन कमाने वाला एक रह गया। अब आप समझ सकते हैं कि कितनी बुरी स्थिति है। दूसरा टाइम आया कोरोना के टाइम। हम सब जानते हैं कि कोरोना के टाइम पूरी दुनिया की हालत बहुत खराब थी और हर देश की सरकार ने इससे निकलने के लिए, इकोनॉमी को बचाने के लिए स्टिमुलस पैक अनाउंस किया था। कनाडा ने भी किया था, जिसके लिए शायद नए नोट भी प्रिंट किए गए हों, जिस कारण वहां पर इन्फ्लेशन बढ़ गया। अब आप सोच रहे होंगे कि हर एक देश ने इस स्टिमुलस पैक अनाउंस किया था, तो इसमें गलत क्या था? देखिए, हर एक देश में इन्फ्लेशन बढ़ने के बाद देश की सरकार इन्फ्लेशन को कम करने के लिए क्या करती है? बैंकों के इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है, जिससे जो पैसा फ्लो में गया था मार्केट में वो वापस लाया जा सके। लेकिन कैनेडियन सरकार ने अभी तक इंटरेस्ट रेट को उतना नहीं बढ़ाया है, वो अब भी अपने लोएस्ट पे है। तीसरा प्रॉब्लम है खुद जस्टिन ट्रूडो, जिनको शायद ग्राउंड लेवल पर क्या चल रहा है इसकी कोई भी समझ नहीं है, और इसीलिए शायद वो हमेशा खुद को सिर्फ चुनाव को जिताने के बारे में सोचते रहते थे। खुद के लोगों के साथ, खुद के देश के साथ दूसरे देशों के साथ कैसे डील करना है इसका उनको कोई भी आइडिया नहीं है। इसीलिए उनकी सारी पॉलिसीज फेल हो गई और आज उन्होंने कनाडा को इस स्थिति में ला करके खड़ा करने के बाद खुद रिजाइन कर दिया। अब समझते हैं कि कनाडा का फ्यूचर क्या है, या वहां की सरकार अपने फ्यूचर को सेव करने के लिए क्या कर रही है। देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि कनाडा में डिमांड की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, अच्छे कारीगरों की कमी है, जिस कारण कनाडा में प्रोडक्शन कमजोर है और इसी कारण इन्फ्लेशन हाई है। अच्छे लेबर और इंजीनियर्स की कमी है, जिसके कारण वहाँ पर कई हाउसिंग प्रोजेक्ट बंद पड़े हैं। इसी कारण वहाँ पर घरों का प्राइस भी आसमान छू रहा है और शायद इसीलिए जनसंख्या बढ़ने के बाद भी कनाडा की सरकार ने 2024-2025 में विशेष रूप से स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रों में कुशल व्यापार करने वाले, विनिर्माण, औद्योगिक के क्षेत्र में इंजीनियर, किसानों को अपने देश बुलाने की योजना बना रही है। सरकार शायद सही भी चाहती है, लेकिन वहाँ की जनता क्या चाहती है? एक सर्वे के हिसाब से बताया जाता है कि 2022 में 27% कैनेडियन का मानना था कि उनके यहाँ बहुत ज़्यादा बाहरी लोग आ चुके हैं। 2023 में ये बढ़ के 51% हो गया और 2024 में ये लगभग 58% के ऊपर पहुंच गया। और इसी कारण जुलाई 2024 में तो इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी हुए, क्योंकि इन अप्रवासियों के कारण वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन भी बहुत बिगड़ गई, जिस कारण वहाँ पर आए दिन दंगे फसाद की न्यूज़ भी आते रहती है, जो आप खुद भी कई बार न्यूज़ में सुन चुके हैं। Outside a NATO meeting quickly escalated into major violence. Remember, it's not just the Hindu community. Other communities, Indian diaspora, Hindu Canadians, and all of them have come together. और इसीलिए वहाँ की जनता अब बाहरी लोगों को और नहीं चाहती। शायद वो वहाँ की अप्रवासी हुड़दंगियों से परेशान हो चुकी है। वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा या बुरा लगा हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारा फाइनेंस रिलेटेड एक और चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, और हाँ, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन दिए हुए लिंक से आप स्टॉक में डिबेट अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हम मिलते रहें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।